गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, संज्ञा को पढ़ा था। मैंने उसमें आपको प्रकार बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग संज्ञा को रिवाइज करते हुए उसके प्रकारों को डिटेल में देखते हैं ना, यानी कि विस्तार में देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं उसके पार्ट को, संज्ञा और उनके प्रकार को। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब देखिए, जैसे व्यक्तियों के नाम हो गए इसमें राम, मोहन, गणेश, महेश आदि। ये सभी क्या हो गए? व्यक्तियों के नाम। और मैंने आपको संज्ञा में बताया था क्या, व्यक्ति के नाम, भाव के नाम, स्थान के नाम, इनको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखिए, व्यक्ति के नाम में इसमें क्या दे रखा है? राम, मोहन, गणेश, महेश आदि। तो ये सभी क्या है हमारी? ये सभी व्यक्तियों के नाम हैं। जैसा कि मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा में बताया था, है ना, कि इनके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इन सभी के नामों को हम संज्ञा कहेंगे। इसके अलावा व्यक्तियों के बाद भी आता है क्या? ये सारे तो हो गए व्यक्तियों के नाम। उसके बाद आता है वस्तु। अब वस्तु हमारी क्या है? जैसे कि देखिए, पानी, फल, पुस्तक और कलम। तो ये सारी हमारी क्या हो गई? ये सभी हमारी हो गई वस्तुएं, है ना। ऊपर देखिए, जैसे व्यक्तियों के नाम मैंने बताए थे आपको, राम, मोहन, गणेश, ये सब वस्तुएं हो गई। फिर उसके बाद देखिए प्राणी, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री आदि। ये सभी के नाम हमारे क्या कहलाते हैं? ये सभी के नाम संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राणियों के नाम, ये तीनों हम लोगों ने भी पढ़े। व्यक्ति के क्या पढ़े? राम, मोहन, गणेश, महेश। वस्तु के पानी, फल, पुस्तक, कलम। प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री आदि। अब जानते हैं भाव को। भाव जैसे अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ आदि, ये सभी हमारे क्या है? भाव है। तो इन सभी को भी हम क्या कहेंगे? संज्ञा। फिर उसके बाद देखिए आया स्थान। अब स्थान जैसे कि गांव, शहर, दिल्ली, आगरा, ये सभी हमारे क्या है? शहर है, स्थान है ना। दिल्ली है, गांव है, ये सब हमारे क्या होंगे? स्थान के नाम हो जाएंगे। और इन्हें भी हम क्या कहेंगे? इन सभी के नामों को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति, प्राणी, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप समझ गए होंगे। सब जानने के बाद हम लोग देखते हैं संज्ञा के भेद को। तो संज्ञा के भेद यानी कि संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार कितने? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। देखिए, मैंने आपको बताया थी कि आपकी क्लास में आपको पढ़ने होंगे 5 प्रकार। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन इनके अलावा 2 और आपको पढ़ने पड़ेंगे जो जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं मेन, लेकिन इनको आप अलग से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक करके, भाववाचक के अलावा 2 नाम को और ऐड करेंगे, जो कि होंगे, क्या बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में? जो 2 नाम बताए थे, याद करिए। 2 नाम मैंने आपको ऐड कराए थे कि 3 तो आप पहले से पढ़ते हैं, लेकिन ये 2 और होंगे, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। वैसे ये जातिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन आप जब इन्हें पढ़ेंगे अभी अपनी क्लास में, तो इनको 5 प्रकार करके पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक करके। हाँ, और लास्ट वीडियो तक मैंने आपको इतना बता दिया था कि संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में इसके भेद को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग एक एक करके सबको। पहले जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जो शब्द होते हैं किसी विशेष व्यक्ति का, किसी निश्चित व्यक्ति का, या किसी विशेष या निश्चित स्थान का, या विशेष या निश्चित वस्तु का बोध कराए, बोध यानी कि हमें जानकारी कराए, वो क्या कहलाते हैं? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं ना, यानी कि उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप समझ गए होंगे कि जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु,
और स्थान का बोध कराए, बोध यानी कि जानकारी कराए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। समझ गए आप लोग? बिल्कुल जैसी संज्ञा की परिभाषा थी उसी में विशेष लग गया है, थोड़ा सा अलग हो गया है। ये परिभाषा याद करने में बहुत आसान होगी। एक बार फिर से इसको देख लीजिए आप। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, है ना। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब देखिए यहाँ पर विशेष व्यक्ति की बात हो रही है कि स्वामी दयानंद सरस्वती, ये अलग से बताया कि इन्होंने इस समाज की स्थापना की थी। तो इसमें क्या हो रहा है, एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। विशेष व्यक्ति यहाँ पर कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। हाँ, तो उन्हीं के बारे में बात हो रही है ना। विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो ये यहाँ कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जो कि मैंने परिभाषा में बताया ना। फिर इसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रखा है, हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है। अब एक महाकाव्य है जिसका नाम है कामायनी, है। अब देखिए ये क्या है, एक विशेष वस्तु है, विशेष मतलब केवल किसी विशेष चीज के बारे में बात की जा रही है ना। ऊपर बात की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, और नीचे एक महाकाव्य है जिसका नाम है कामायनी, इनके बारे में इसके बारे में बात की जा रही है। और ये क्या है, एक महाकाव्य यानी कि एक वस्तु है। तो और परिभाषा में आपने पढ़ा ही था, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को, विशेष व्यक्ति या निश्चित स्थान वस्तु के नाम को हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। अब देखिए ये है ताजमहल, आगरा में है। अब एक निश्चित स्थान की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, कि ताजमहल आगरा में है। अब ताजमहल लखनऊ में है ये तो नहीं कह सकते ना, अब ताजमहल आगरा में है, तो एक निश्चित स्थान की बात की जा रही है। जो आपको परिभाषा में भी बताया था कि जब कोई विशेष या निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में बात हो, वहाँ हाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, है ना। यही तो मैंने आपको बताया परिभाषा में। तो यहाँ पर देखिए विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो गई, विशेष वस्तु के बारे में बात हो गई, और निश्चित स्थान के बारे में बात हो गई। तो ये सब हमारी क्या हो गई, ये सब हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आया। तो परिभाषा में जैसा दिया ही था कि जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब आपने यहाँ पर देखा स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे, विशेष व्यक्ति थे, कामायनी काव्य है, और आगरा एक स्थान है। तो व्यक्ति वस्तु स्थान इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है ना। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं जातिवाचक संज्ञा की जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को भी हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग जानते हैं जातिवाचक संज्ञा को कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है या किसे कहते हैं। तो जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं ना। जैसे जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराए वे क्या कहलाते हैं, वो शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं ना। किसी जाति, उनकी जाति का बोध कराते हैं। जैसे कि देखिए अभी मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगी, उससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आपने परिभाषा तो पढ़ी नहीं कि जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराए, उनकी समस्त जाति का बोध कराए, वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो शब्द हमारे कहलाएंगे जातिवाचक संज्ञा, है ना। चाहे वो किसी पदार्थ की जाति का बताएं, चाहे वो किसी समूह की जाति का बोध कराएं या किसी प्राणी की जाति का बोध कराएं, ये सारे ही शब्द हमारे जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो सभी शब्द हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, है ना। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा समझ आपने पढ़ी ली, व्यक्तिवाचक आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। तो आइए जातिवाचक संज्ञा के भी कुछ उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं, जिसके माध्यम से आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या है और कैसे किसी जाति को इसमें बताते हैं। जैसे कि देखिए अब पहला उदाहरण है, लड़का दिल्ली जा रहा था।
अब देखिए इसमें लड़का दिल्ली जा रहा था। अब लड़के का नाम तो नहीं बताया ना कि राम जा रहा है कि श्याम जा रहा है कि मोहन जा रहा है। लड़के से तो हमें पूरे लड़के जाति का बोध हो गया है ना। लड़का लड़की ये एक जाति का बोध कराते हैं। एक कोई विशेष नाम लेकर नहीं बताया गया कि कौन सा लड़का दिल्ली जा रहा है, बस ये बताया गया है कि लड़का दिल्ली जा रहा है। तो इस वाक्य में क्या है कि एक जाति का बोध कराया, वो लड़का है जो हमें एक जाति का बोध करा रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी ना। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि कैसे लड़का जो शब्द है यहाँ पर वो किसी जाति का बोध करा रहा है और जातिवाचक के अंतर्गत आ रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मेरा विद्यालय घर के पास ही है ना। अब मेरा विद्यालय घर के पास ही है, इसमें जो विद्यालय शब्द दिया है देखिए ये हाईलाइट भी किया गया है अलग से, तो ये विद्यालय की जाति का बोध करा रहा है। अब यहाँ पर अगर एक विद्यालय का नाम दिया होता तब वो उसकी जाति का बोध नहीं कराता, वो व्यक्तिवाचक में आ जाता, क्योंकि वो विशेष विद्यालय के बारे में बोध, एक निश्चित विद्यालय या विशेष विद्यालय होता, मतलब जिसका हमें नाम पता होता, ये पता होता कौन से विद्यालय कहाँ पर है ऐसे। लेकिन यहाँ पर बोला गया विद्यालय, इसमें तो सभी विद्यालय आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो विद्यालय शब्द है वो भी क्या करा रहा है, एक जाति का बोध करा रहा है। जैसे कि ऊपर वाले वाक्य में लड़का एक जाति का बोध करा रहा था। अब इसके बाद देखिए जो तीसरा वाक्य है, हमें रोजाना फल खाने चाहिए। अब देखिए हमें रोजाना फल खाना चाहिए, फल भी हमें एक जाति का बोध करा रहा है। अब ये तो नहीं बता रहा कि हमें अंगूर खाना चाहिए कि सेब खाना चाहिए कि केला खाना चाहिए, ये तो नहीं बता रहा। फल में तो सभी फल आ जाते हैं ना, तो फल शब्द भी जो है इसमें वो हमें एक जाति का बोध करा रहा है कि हमें रोजाना फल खाना चाहिए। हाँ, लेकिन वो कोई एक फल के बारे में बात नहीं कर रहा कि हमें कौन सा फल खाना चाहिए, ना ही उसका कोई नाम बता रहा है। उसने बस बताया कि हमें फल खाना चाहिए। फल तो पूरी फल जाति का बोध करा रहा है, उसमें तो कोई भी फल आ सकता है। तो ये जो फल है ये भी जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे कि देखिए लड़का था, विद्यालय है, फल है, ये सब क्या है, हमें किसी जाति का बोध करा रहे हैं, कोई एक निश्चित चीज के बारे में नहीं बता रहे, उस पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। हाँ, तो ये हमारी सब क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए आम और शेर ये भी क्या है, जातिवाचक शब्द ही हैं। जैसे कि देखिए आम में भी आप कई प्रकार देखते हैं ना, दशहरी आम, लंगड़ा आम, ऐसे बहुत सारे नाम वो करते हैं, लेकिन लोग खरीदते हैं जब तब तो आम कह के ही खरीदते हैं, है ना। तो ये भी जातिवाचक शब्द है। ऐसे ही शेर, इनकी भी कई प्रजातियां हैं, लेकिन उनकी प्रजाति का अलग अलग नाम लेकर नहीं बताया जा रहा है। एक नाम दे दिया गया है शेर और एक नाम दे दिया गया है आम। तो ये भी हमारी जातिवाचक संज्ञा है जिनके अंतर्गत और भी चीजें आती हैं। जैसे आम में भी और भी प्रकार के आम आते हैं, लेकिन उन्हें आम कह के उनकी जाति का बोध कराया गया है। सेम ऐसे ही शेर में। तो ये दोनों शब्द भी हमारे क्या है, जातिवाचक शब्द ही हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ना। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराए वो क्या कहलाती है, हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। हाँ, यहाँ पर मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, जैसे लड़का दिल्ली जा रहा है, मेरा विद्यालय घर के पास ही है, हमें रोजाना फल खाना चाहिए, ये तीनों एग्जाम्पल दिए। और देखिए इसमें लड़का, विद्यालय, फल, इन तीनों ही में क्या इन्होंने जाति का बोध कराया है अपनी। तो अब आप समझ गए होंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। आपको बताया था कि 2 प्रकार और आपके में बढ़ गए हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। वैसे ये जातिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो इनको जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, समूहवाचक के रूप में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन ये जातिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे करके आपको बता रही हूँ। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती हैं, वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध करवाते हैं जिनसे वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, लकड़ी, दूध आदि।
मतलब इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि जिन चीज़ों की हम माप तौल कर सकते हैं वो चीज़ें हमारी किस में आती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है ना। देखिए जैसे कि परिभाषा में ही लिखा है कि वे संज्ञा शब्द जो पदार्थों या द्रव्यों का बोध करवाते हैं, जिनसे वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जाता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना है, चांदी है, पीतल है, मिट्टी है, लकड़ी है और दूध है। इन सब चीज़ों की हम माप तोल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी किसके अंतर्गत आएंगी? ये सब हमारी आएंगी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत, है ना। क्योंकि इन सब चीज़ों की हम क्या कर सकते हैं? माप तोल कर सकते हैं। शॉर्ट आप अगर यही याद रखेंगे, जिन चीज़ों को हम नाप तोल सकते हैं वो चीज़ें हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, तो आपको आसान हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा को जानना। बाकी परिभाषा तो यहाँ दे ही रखी है कि जो संज्ञा शब्द ऐसे पदार्थ या द्रव्यों का बोध कराते हैं, जिनसे वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जाता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं ना। तो द्रव्यवाचक संज्ञा आपको क्लियर हुई कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? है ना, हो ही गई होगी अभी। जैसे इनका हम माप तोल कर सकते हैं। देखिए सोना है, इनको भी हम नापते हैं, है ना, इनकी माप पूछते हैं। चांदी है, पीतल है, मिट्टी है, लकड़ी है, दूध है, ये सभी चीज़ तो है जिनको हम माप तोल कर सकते हैं। तो ये हमारी सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। फिर इसके बाद आता है समूहवाचक। अब समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, दल, जनता, भीड़। देखिए समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें लिखा है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि किसी समूह या ग्रुप के बारे में बताएगी आपको जानकारी। समूह को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ग्रुप, है ना। तो ये वो संज्ञा शब्द होंगे जो आपको किसी ग्रुप के बारे में, किसी समूह के बारे में या समुदाय के बारे में बोध यानी कि जानकारी देंगे। वो हमारे कहलाएंगे समूहवाचक। जैसे कि देखिए परिवार है, परिवार भी तो एक समूह होता है ना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। कक्षा है, कक्षा में देखिए कितने सारे बच्चे होते हैं। कक्षा देखिए इसमें भी कितने क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं। एक समूह होता है, एक समूह होता है। सेना है, दल है, जनता, भीड़, तो ये सब क्या होते हैं? हमारे समूह या समुदाय ही तो होते हैं ना। तो जिनसे हमें किसी ग्रुप के बारे में पता चले, किसी समूह के बारे में पता चले या किसी समुदाय के बारे में पता चले, तो वो हमारी क्या कहलाती है? समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। हाँ, द्रव्यवाचक में क्या बताया हमने आपको? वो संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थों या द्रव्यों का बोध कराते हैं, जिनसे वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जाता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और समूहवाचक में वो शब्द जो हमें समूह के बारे में बताया। अब इसके अलावा कुछ चीजें हैं, जैसे समूहवाचक संज्ञाओं के निम्न प्रयोग से निश्चित होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। हाँ, क्या होती हैं जिन्हें हम नहीं बदल सकते? उनको देखिए, कुछ प्रयोग होते हैं इसमें जो सुनिश्चित होते हैं, यानी कि पहले से निश्चित होते हैं, इन्हें हम बदल नहीं सकते। वो क्या होते हैं? देखिए जैसे पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, है ना। जैसे पर्वतों की श्रृंखला और नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज और कागज का दस्ता, सैनिकों, स्वयं सेवकों का जत्था। और इसके बाद है जैसे चोरों का गिरोह, है ना। जैसे पर्वतों की श्रृंखला, तारों का पुंज, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, कागजों का दस्ता, ये सारी चीजें जो हैं ये सुनिश्चित होती हैं। और जैसे कि देखिए ये है कर्मचारियों या मजदूरों का संघ। तो समूहवाचक में कुछ चीजें सुनिश्चित होती हैं, इन्हें हम बदल नहीं सकते। भीड़ों का झुंड, देखिए ये है ना, गायकों की मंडली है, तो ये सब चीजें सुनिश्चित होती हैं, इन्हें हम बदल नहीं सकते।
प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल। तो ये सारी चीजें सुनिश्चित होती हैं, इन्हें हम बदल नहीं सकते। जैसे कि देखिए दे रखा है पर्वतों की श्रृंखला। तो पर्वतों का जो समूह होता है, पर्वतों का जो ग्रुप होता है, उसको हम श्रृंखला ही कहते हैं, उसे हम मंडल नहीं कह सकते हैं। तो पर्वतों का जो समूह होगा उसे हम क्या कहेंगे, श्रृंखला ही कहेंगे। नक्षत्रों का मंडल, अब नक्षत्रों का जो मंडल है उसे हम, नक्षत्रों का जो ग्रुप होगा, जो समूह होगा, उसे हम मंडल ही कहेंगे। हाँ, इसको हम बदल नहीं सकते, ये इसको मंडल ही कहा जाएगा। ऐसे ही तारों का पुंज, जो तारों का समूह होगा उसे हम लोग बोलेंगे, उसे पुंज बोला जाता है। कागज का दस्ता, यानी कागज जो कई सारे वो होंगे तो उसको हम बोलेंगे दस्ता, उसको दस्ता ही बोला जाएगा, उसको बदल के हम कुछ और नहीं कर सकते। ऐसी सैनिकों या स्वयं सेवकों का जत्था है जो, तो उसे जत्था ही कहेंगे। चोरों का गिरोह है तो उसको, चोरों के जो समूह है उसको गिरोह ही कहा जाएगा। गायकों की मंडली, तो गायकों का जो समूह होगा उसे मंडली ही कहा जाएगा। ऐसे ही कर्मचारियों या मजदूरों का जो संघ है उसे, मतलब इनका जो समूह है कर्मचारियों और मजदूरों का, उसे संघ ही कहा जाएगा। उसकी जगह हम कुछ और नहीं कह सकते, उसको हम दस्ता नहीं कह सकते, उसको हम मंडल नहीं कह सकते, उसे संघ ही कहा जाएगा। अब भेड़ों का झुंड है, हम भेड़ों का परिवार नहीं कह सकते, उसे झुंड ही कहा जाएगा। प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल है तो प्रतिनिधियों का, उसे शिष्टमंडल ही कहा जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सुनिश्चित है, यानी कि पहले से ही निश्चित है, इन्हें हम बदल नहीं सकते। अब पर्वतों का कोई समूह है तो उसे हम श्रृंखला ही कहेंगे, अब हम उसे परिवार नहीं कह सकते। ऐसे ही इसी प्रकार अब आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तो भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं ना। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से मैं किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बोध यानी कि जानकारी होती है, हमें इस चीजों का पता चलता है ना। मैंने आपको ये चीज पहले भी बता दी, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि देखिए बुढ़ापा, इससे हमें ये लोग ये अवस्था देखिए, ऊपर परिभाषा में अवस्था भी लिखा हुआ है। तो बुढ़ापा क्या है? व्यक्ति की एक अवस्था है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, है ना। जो देखिए परिभाषा में पढ़ा ही हम लोगों ने। अच्छाई, अब अच्छाई क्या है? क्या पढ़ा परिभाषा में हमने? गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म। हाँ, तो अच्छाई क्या है? किसी का भी गुण है, अगुण इसमें दे रखा है, तो ये क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। फिर देखिए सफलता, तो ये भी क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। धैर्य भी क्या होगी? भाववाचक संज्ञा ही होगी। शांति और प्रेम, ये भी क्या होगी? ये भी हमारी भाववाचक संज्ञा ही होगी। यानी कि बुढ़ापा, अच्छाई, सफलता, धैर्य, शांति और प्रेम इत्यादि, ये सभी हमारी क्या है? ये सभी हमारी भाववाचक संज्ञा है। इन सभी को भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? संज्ञा के मैंने विभिन्न प्रकारों को आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो आज मैंने आपको उनके सारे प्रकार बताए हैं ना। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूह, द्रव्य, सबके प्रकार आज मैंने आपको बताए कि वो क्या होते हैं। अब भाववाचक संज्ञा और शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, वैसे तो ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन इनको आप पढ़ लेंगे तो शायद एक्सरसाइज में आपसे कहीं पूछा जाएगा, तो आपको ये करने में आसानी होगी। तो इसको समझ लीजिए कि ये क्यों बता रही हूँ मैं। तो भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, लेकिन जब इनका प्रयोग हम बहुवचन में किया जाता है या बहुवचन में हम करते हैं तो वो जातिवाचक बन जाती हैं। अब वो कैसे बन जाती हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। तो ये हो सकता है ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है ऐसे, लेकिन इनको आप समझ लेना चाहिए, ताकि अगर इनसे रिलेटेड कोई सवाल आता है
कोई प्रश्न आता है तो आप उसको उसका आंसर दे पाए। हाँ, क्योंकि है तो इसी पार्ट से संबंधित, तो थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा भी जान लेंगे तो अच्छी बात है ना। लेकिन कि भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं ये तो आप जान ही गए, लेकिन इनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वो क्या बन जाती है? हाँ, वो जातिवाचक बन जाती है। तो ये कैसे बन जाती है, आइए उसको हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार ये बहुवचन होकर भाववाचक संज्ञाएं जो हैं ये बहुवचन होकर जातिवाचक में बदल जाती हैं। जैसे कि देखिए बुराई है, ये भाववाचक है ना, लेकिन अगर इसको हम बहुवचन कर देंगे बुराइयां तो क्या हो जाएगी? ये जातिवाचक। क्योंकि देखिए बुराइयां तो बहुत प्रकार की हो सकती है ना, जरूरी थोड़ी कोई एक बुराई ही हो के बारे में ही बात हो रही है। अब बुराइयां तो चोरी करना भी हो सकता है, झूठ बोलना भी हो सकता है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? जातिवाचक में बदल जाएगी। फिर है एक दूरी। दूरी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, लेकिन दूरियां जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी, क्योंकि अब ये किसकी दूरी के बारे में बात कर रहा है ये तो नहीं बताया जा रहा। दूरियां तो बहुत प्रकार की हो जाएंगी इसके अंतर्गत ना, कोई किसी एक विशेष चीज की तो दूरी बता नहीं रहा है ये, तो ये भी किस में बदल गई? जातिवाचक में। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि भाववाचक संज्ञा एक वचन में होती है, लेकिन जब हम इनका प्रयोग बहुवचन में करते हैं तो ये क्या बन जाती हैं? जातिवाचक बन जाती है। अब कुछ भाववाचक संज्ञा का बहुवचन भी नहीं होता, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि जितनी भी भाववाचक संज्ञा जरूरी नहीं हो कि उनका बहुवचन हो। जैसे चंचलता, अब इसका बहुवचन आप क्या बनाएंगे? सुंदरता, शत्रुता, शत्रुता, मित्रता आदि शब्दों का चंचलताओं, सुंदरताओं, शत्रुताओं आदि बहुवचन शब्दों का प्रयोग असंगत है, यानी कि ये इनका प्रयोग गलत है। इन शब्दों का बहुवचन कुछ होता ही नहीं, तो आप जबरदस्ती तो नहीं बना सकते ना कि चंचलताओं, सुंदरताओं, शत्रुताओं, ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं होता। तो कुछ ऐसे भाववाचक शब्द भी होते हैं जिनका बहुवचन नहीं होता है, जैसे चंचलता, सुंदरता, शत्रुता, मित्रता आदि कुछ शब्द हैं जिनका बहुवचन नहीं होता। तो आप ये ध्यान रखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है? एक वचन होती है, लेकिन जब इनका प्रयोग बहुवचन में करते हैं तो वो जातिवाचक बन जाती है। लेकिन कुछ भाववाचक संज्ञा ऐसी भी होती है जिनका बहुवचन नहीं होता, लेकिन जबरदस्ती अगर आप बना देंगे तो वह संगत हो जाएंगी, यानी कि गलत हो जाएंगी कि आप ओ लगाकर इसको बहुवचन बना दे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर इसके बाद अब हम जानते हैं कि क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा से उनको गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, किंतु हम उन्हें ना तो स्पर्श कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। भाववाचक संज्ञा देखिए आपको, जैसे जो भी चीजें मैंने आपको बताई कि गुण, दोष है ना, अवस्था, ये सारी चीजें क्या होती है? इनको हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं? नहीं छू सकते, ना ही इन्हें हम देख सकते हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं? ये वो गुण होते हैं जिनको हम अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो ये वो सारे गुण होते हैं जिनको हम अनुभव कर सकते हैं, यही हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे कि क्रोध, मिठास, द्वेष, शत्रुता। अब ये बताइए इनको क्या हम लोग छू सकते हैं? स्पर्श यानी कि छूना होता है, तो इनको ना हम छू सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं, इनको केवल हम महसूस कर सकते हैं। जैसा देखिए परिभाषा में ये लिखा है कि भाववाचक संज्ञा से उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, किंतु हम उन्हें ना तो स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि ना तो हम उन्हें छू ही सकते हैं और ना ही उन्हें देख ही सकते हैं। जैसे कि जो यहाँ पे एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण दिए हैं, क्रोध, मिठास, द्वेष, शत्रुता, इन्हें ही आप देख लीजिए, इनमें से कौन सी चीज है जिन्हें आप छू सकते हैं या देख सकते हैं? कुछ भी नहीं है ना। तो इन्हें ना ही आप छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, इन्हें आप केवल क्या कर सकते हैं? इनका केवल आप अनुभव कर सकते हैं, इनको महसूस कर सकते हैं।